मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स इसको डील करेंगे। तो बेसिकली जो हेडिंग आपको लिखी हुई नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स हमारा आर्टिकल है इसमें हमने कुछ चीज़ें डील करनी हैं और ये आपके रिएक्शंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स। तो आपकी जो पिंडी बोर्ड की बुक है उसमें हम क्या देखते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। और इसको हम किस तरह डील करते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग में जो है वो शामिल किए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या शॉर्ट है और क्या इसका जो है वो लॉन्ग ट्रीट किया जाता है। अब हम सबसे पहले जिस चीज़ को डील करेंगे वो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, और उनके बाद हम जो है वो असल टॉपिक्स की तरफ जो है वो आते हैं। आज हम 6 जो टॉपिक्स हैं उनको डील करेंगे जो कि शॉर्ट शॉर्ट डील किए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स है ये क्या होता है? अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स को डिफाइन करें तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि ये बेसिकली दो चीज़ों की स्टडी का नाम है। दो चीज़ें कौन सी हैं जिनको आपने स्टडी करना है? एक है आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी, एक चीज़ हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना, ठीक है जी। एक हमारे पास ये आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, किस एक्सटेंड तक हम उसको डील कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इस रेट पर अफेक्ट कर सकते हैं, कैन अफेक्ट द रेट। वो फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट द रेट, उसको हम नाम देते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स का। इन दो चीज़ों की स्टडी का नाम रिएक्शन काइनेटिक्स है। बेसिकली इट इज़ द स्टडी या दिस स्टडी कंसर्न विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। तो ये रिएक्शन काइनेटिक्स की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, दो चीज़ें आप इसके अंदर डील करेंगे। अब इसमें हम एक और जो डेफिनेशन है वो डील करते हैं। ये आपकी पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन ये है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसको कहा जाता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपका वो स्टेप होगा, मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन आपका है, ठीक है जी, वो रिएक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हम मसलन सपोज कर लेते हैं वो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इन 2 स्टेप्स का अपना अपना रेट होगा। हो सकता है एक स्लो हो और दूसरा तेज हो, जो पहला प्रोसेस है स्लो हो, दूसरा जो है वो फास्ट हो, या यूं भी हो सकता है कि पहला फास्ट हो दूसरा स्लो हो। तो इसमें अगर हमने दिया बेसिकली रेट डील किया 2 स्टेप्स में होने वाला जो रिएक्शन था, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप था, दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यही हमें बताएगा कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व है और किसने रिएक्शन में ज़्यादा टेक पार्ट किया है। तो ये बेसिकली हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पता चलता है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, मसलन ये हमारी एग्जांपल है, ये आपको दिया गया है CH3, ये दिया गया है CH3, ये दिया गया है CH3, दैट इज अ टर्शरी, ठीक है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है जी। अब आपने क्या देखना है इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, स्लो प्रोसेस क्या है, ये जो Br है यहां से निकलता जाता है क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता जाता है और ब्रोमीन फिर CH3 ये जो टर्शरी आपका है इससे अलग हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है, इसको कहा जाता है कार्बोकैटाइन। आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने एक्सटर्नल कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था, ये सारी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे थे, ये इधर कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कर रहा था, और ये कलेक्टिवली सबकी डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। तो ब्रोमीन सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी आती है यहाँ से स्किप करने की, ये लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ से ये लीव कर गया। अब क्या होगा, कोई नई चीज आके लगेगी। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, CH3 है, CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो अब क्या होगा, कोई चीज जो है वो बाहर से आके जो है वो इस पे अटैक करती है। मसलन हम ले लेते हैं कोई भी OH ले लेते हैं, चले यहाँ पे OH नेगेटिव ले लेते हैं। OH नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है, CH3
CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH लग जाएगा, अल्कोहल बन गई अब आपकी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन था आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, यानी आपने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना था। पहले सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, फिर कार्बोकेटाइन पे अटैक हुआ, तब जाके अल्कोहल बनी। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। अब ये जो पहला स्टेप था आपका, दिस स्टेप इज अ वेरी स्लो स्टेप, क्योंकि ये स्टेप खुद हो रहा था, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। देयरफॉर स्लो स्टेप इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इन रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये इसकी एग्जांपल भी मैंने कर दी, बुक में एग्जांपल तो कोई नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता दिया है कि जो सबसे स्लो स्टेप होगा, जिसमें कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं होगी, वो आपका क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा। ठीक है जी, ये आपकी 2 डेफिनेशंस यहाँ पे हमने डील की। अब हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज, बार बार हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ये है, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन असल में चीज क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि हमने 2 चीजें यहाँ पे डील करनी है। मसलन आप जब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास A और B है, ये आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने बनाया C+D। ठीक है, आपने जिस तरह के छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, तो ये वाली चीजें हम नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर रिएक्टेंट्स, और इनको नाम रख लेते हैं दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये कुछ रिएक्टेंट्स थे, कुछ क्या बन गए आपके प्रोडक्ट्स बन गए। कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने इनको डील किस तरह करना है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, आपने कोई मिकदार उनकी इस्तेमाल की है, मसलन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मिकदार इसकी कोई होगी। ठीक है, वो हम रख लेते हैं, मतलब कोई भी उसकी है, आप रख लें, चले इसको x कर लें, ठीक है, या a कर लें, चले इसकी कंसंट्रेशन a है। ठीक है, और जो b है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन है b को स्मॉल b कह लें। इतनी मिकदार आपने इसकी इस्तेमाल, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने कंसंट्रेशन इस्तेमाल की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिलहाल जो है वो अभी हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D जो है वो क्या है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ C है अभी 0 है, और D की भी क्या है 0, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, जो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, अब आप क्या कहते हैं, A और B आपस में कंबाइन होंगे, कंज्यूम होंगे, तब जाके COD बनेगा। इस कंसंट्रेशन के अंदर कुछ चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, इसके कुछ मोल कम होंगे, x मोल कम हो गए, B के x मोल कम हो गए, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ गया, और यहाँ पे वो मोल ऐड हो रहे हैं जो यहाँ से कम हो रहे हैं। मसलन ये आपका A-X था, अब ये B-X रह गया, चीजें इसके अंदर से कम हो रही हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनती जा रही हैं, कंसंट्रेशंस चेंज हो रही हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन को चेंज होता देख रहे हैं, तो ये किसी ना किसी टाइम के अंदर होगा। मसलन हम ये लेते हैं 5th मिनट में रिएक्शन, ये आपका उस वक्त था जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम 0 था, और आपने रिएक्शन को 5 मिनट के बाद देखा, तो कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की वो कम हो गई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। दिस चेंज इन कंसंट्रेशन इन एनी टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस वक्त कंसंट्रेशन AB थी, और इन प्रोडक्ट अभी बने ही नहीं थे, कंसंट्रेशन इनकी 0 थी, बने ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन इनकी क्या होगी, मिकदार इनकी क्या होगी, 0 ली हमने। तो जब हमने 5th मिनट में जाके 5 मिनट तक रिएक्शन को होने दिया, 5 मिनट के बाद जब हमने देखा, तो A में से कोई चीज कम हुई, B में से कोई चीज कम हुई, जो चीज कम हो रही है वही आगे क्या बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, हमने उसको XX का नाम दिया। तो A में चेंज आया है, B में चेंज आया है, C में 0 से X की तरफ चेंज आया, और D में 0 से X की तरफ चेंज आया है। ये चेंज किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर था, तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन करने के लिए टाइम आप ले रहे हैं, उस टाइम के साथ अगर आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो चेंज आ रहा है उसके मुताबिक हम उसे नाम क्या देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी
डेफिनेशन थी जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ जो है वो समझा दी। तो बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ, ये रिएक्शन क्या है बेसिकली, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product divided by time, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या नाम दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी स्मॉल चेंज एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज द कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की हो सकती है या प्रोडक्ट की हो सकती है, इसको हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया। तो डी इज द स्मॉल चेंज, डी इज द स्मॉल चेंज एंड एक्स इज द कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज एंड द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। और थोड़ा सा टाइम आपने चेंज किया है, मसलन आप 0 से 5th मिनट या 5th सेकंड की तरफ गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड डी टी, ठीक है। तो स्मॉल चेंज, और स्मॉल यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज है ये भी, और ये टी क्या है आपका, टाइम, ठीक है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब हम इसको एक एग्जांपल के तहत देखते हैं कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मसलन एक इक्वेशन दी गई है आपको ए, और उसने बनाना है बी। ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, आपने सबसे पहले लिखना है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ए का जब लिखेंगे तो क्या होगा, डी उसकी कंसंट्रेशन ए की, एक्स की जगह पे क्या है कंसंट्रेशन यहाँ पे ए की, डिवाइड बाय डी टी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो इसमें जाहिर बात है कमी आएगी, ठीक है, इसके अंदर कम चीजें आएंगी, इसलिए इसको यहां से माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस के साथ। इसी तरह जब आप दूसरे का रेट लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा क्योंकि ये चीज बन रही है, तो डी आएगा। और कंसंट्रेशन यानी एक्स की जगह पे क्या लिखा आपने, बी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी टी, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इक्वेशन। तो ये आपने यहाँ पे रेट ऑफ इक्वेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डील किया। अब रेट ऑफ रिएक्शन में हमने जिस चीज को डील करना है उसका यूनिट भी हम लिख सकते हैं। यूनिट आप बेसिकली क्या होगा, आप जरा देखिएगा, तो ये ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, मसलन हमने ये लिखा है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स इज द कंसंट्रेशन और डी टी क्या है आपका टाइम है, ठीक है। अब यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का होता है सेकंड। तो ये डबल डिवीजन में है, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब सेकंड। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिट बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपने डील किया रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट की तरफ, ठीक है जी। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ये वाला फार्मूला करना है और ये यूनिट करना है, ठीक है। और जो नीचे आपको एग्जांपल दी आप इसको भी डील करेंगे, साथ आपने ये भी करनी है कि अगर ए प्रोडक्ट है और ए जो है वो रिएक्टेंट है, बी अगर प्रोडक्ट है, तो उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब डील किया जाएगा। अब हम लेते हैं दो टर्म्स, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी भी हो। एवरेज रेट क्या होगा और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एवरेज रेट ये है कि आपने रिएक्शन को डील किया, मसलन ये रिएक्शन था ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आपने जाना है। तो इसमें आप बेसिकली क्या होगा, हम एक्सपोज कर लेते हैं टाइम 0 से कंप्लीशन तक टोटल टाइम कितना लगता है, 10 मिनट लगते हैं। मसलन ये हमने सपोज कर लिया कि टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, 0 से लेके 10 मिनट लगेंगे। आपने इस रिएक्शन को किसी भी इंस्टेंट में चेक कर लिया, किसी भी लम्हे चेक कर लिया। मसलन आप एकदम जाते हैं जी, टाइम जब अभी 2 मिनट हुए आपने रिएक्शन को चेक कर लिए,
ठीक है, आपने किसी भी इंस्टेंट में द रेट ऑफ एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये इंटरवल चल रहा है आपका, यानी 0 से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये मिनट्स के इंटरवल्स हैं। ठीक है, मसलन पहला इंटरवल 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा इंटरवल, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, यहां तक इंटरवल जा रहे हैं। आपने मिनट्स के अकॉर्डिंग इंटरवल बना लिए। आप किसी भी इंटरवल के अंदर एक इंस्टेंट में, किसी भी इंटरवल के अंदर, ठीक है, किसी भी इंटरवल के अंदर आप एक इंस्टेंट को अगर आप डील कर लेते हैं, उसमें जाके रिएक्शन को चेक करते हैं, तो दिस रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट ये होगा कि आपने पहले चेक किया 0 से 2 तक, फिर 2 से चेक किया 4 तक, 4 से चेक किया 6 तक, आपने दो इंटरवल्स के दरमियान, दो इंटरवल्स के दरमियान रिएक्शन को चेक किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। यहां पे क्या था? सिंपल आपने किसी इंस्टेंट में चेक कर लिया। और यहां पे क्या है? 0 पे रिएक्शन का क्या क्राइटेरिया है, 2 पे क्या क्राइटेरिया है, 4 पे। अब देखें 2 और 4 इन दोनों को आपने जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ये बाउंड्री बना दी है कि हर 2-2 मिनट के बाद रिएक्शन चेक करना है, हर 2-2 मिनट के बाद रिएक्शन को चेक करना है। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट। अगर हम डिफाइन करें तो आपको बुक पे भी मिल जाएगा, द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, between two specific time interval this is called average rate। तो ये आप इसको जो है वो डील कर सकते हैं, या आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो डील करनी है। ठीक हो गया जी, ये आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, इसको हम डील करते हैं अभी। फिफ्थ पॉइंट आपका है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है और वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें डील करेंगे। आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डील करते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है जी, ये गलत हो गया। ठीक है जी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये दोनों नाम इसके रखे जाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय के। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय के। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। वो क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन ये था, आपको इस तरह की एक इक्वेशन दी जाती है, आपने मैट्रिक में ये इक्वेशन पढ़ी थी, और सी, सी और डी और डी। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट थे, और इनके साथ ये जो स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं, ये इनके मोल्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं, और ये इनके क्या हैं? मोल्स हैं। और आपने एक्टिव मास की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्टिव मासेस की जो अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ मास एक्शन लेते थे, वो ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मासेस, या एक्टिव मासेस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम किस तरह लिखते थे इसको और किस तरह डील करते थे? मसलन आपने अभी रिएक्टेंट की बात करनी है, सिंपल आप रिएक्टेंट की बात कर लें, तो रेट ऑफ, हम ऐसे लिखते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम आर एफ से डिनोट करते थे। यानी ऐसे रिएक्शन जा रहा है तो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड के एफ लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, के एफ कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड। तो वो क्या आता था? आपका कंसंट्रेशन आती थी ए की पावर आपने रेज कर देनी है, इसी तरह बी लेना है और बी की पावर को रेज कर देना है, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और उनके मोल की पावर आपने क्या कर देनी है? रेज कर देनी है। तो ये बेसिकली आपका क्या बनता था? रेट ऑफ अ रिएक्शन। हम इसको ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, और साथ क्या लिखा आपने? बी बी। हम इसका नहीं लिखेंगे, रिवर्स का नहीं लिखेंगे, फिलहाल फॉरवर्ड का कर रहे हैं। जस्ट समझाना है आपको कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है और वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो क्या है। अब हम इस तरह करते हैं कि इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, हम इनको यूनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो आपका कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, ये इक्वेशन, इसको कहा जाता है रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन में जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, ये कंसंट्रेशन आपको बता रही है, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको के नजर आ रहा है, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। दीज आर द कंसंट्रेशंस। ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है,
ये आपकी क्या है, कंसंट्रेशंस हैं। और ये जो K आपको नजर आ रहा है दैट इज द कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये आपका जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, इट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल शुड बी 1 यूनिटी। जब इनकी कंसंट्रेशंस आप लेते हैं 1 1, मसलन आपने ए की कंसंट्रेशन यानी 1 मोल आपने ले लिया, बी की कंसंट्रेशन भी आपने 1 ले ली, तो अब रिएक्शन क्या होगा आपका के, अब आपका क्या आ गया 1 1 के साथ ए है और बी की जगह पे 1 है, इसकी 1 की पावर क्या होती है, सिंपल 1 नहीं होती है, ऐसे आप जो मर्जी आप लिख लें, क्या आएगा के आर इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यही बताना चाह रहे हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिटी। तो जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है तो ये आपका क्या बन जाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाता है। तो ये आपका जो है वो एक आर्टिकल स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का जो है वो डील किया जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के लेक्चर का आपका लास्ट आर्टिकल है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, इसको हम डील करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये चीज नहीं भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम जो है वो ट्रीट करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपने डील करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, हम सिंपल वर्ड्स में इसको जो है वो ट्रीट कर लेते हैं। मसलन आपने एक इक्वेशन ली है ए, इसी तरह बी और बी, फिर आपने ली सी प्लस डी और डी, दैट इज द मेन इक्वेशन विद इट्स मोल्स। ए का मोल ए है, बी का मोल बी है, सी का मोल सी है और डी का मोल डी है। ये आपने इक्वेशन ले ली। जब आपने इस इक्वेशन को डील किया तो अब आपने रेट लिखना है। मसलन आप रेट लिख रहे हैं अभी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी आपने किया के कंसंट्रेशन ए उसकी पावर ए, बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर बी। अब आपने इसका रेट जो है वो डिटरमिन कर लिया कि ये इसका जो है वो ये रेट इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या देखना है, ऑर्डर बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर इसका ये होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका आपने सम ले लेना है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मसलन इस इक्वेशन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, ए प्लस बी जब ऐड करेंगे तो कोई आंसर आएगा। ठीक है, मसलन हम ले लेते हैं जी एफ आंसर आता है फॉर एग्जांपल। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एफ होगा। मसलन अगर यहाँ पे होता 2, ए की कंसंट्रेशन 2 ली जाती और बी की कंसंट्रेशन जो है वो 4 ली जाती, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, ऑर्डर। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, होता है ऐसे नहीं है बहरहाल, ये फिलहाल एग्जांपल दिया है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 6 ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या है, जब आप कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन के जो मोल्स हैं, जो पावर रेज है, उनको आपस में सम अप कर दें तो जो रिजल्ट निकलता है इट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये हर एक पर रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, ये हर एक पे रूल आपका अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें जो है वो हम इस तरह नहीं देखते कि उनकी पावर्स को ही ऐड किया जाता है। बेसिकली रूल यही है कि पावर्स को ऐड किया जाता है, लेकिन अक्सर एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें हम इन चीज़ों को डील नहीं करते। अब देखिएगा, आपने रेट लिखा है ये, ठीक है, ए और बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तभी जाके आप ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसी आएंगी जिनमें आप इस तरह करके नहीं लिखेंगे। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल दी है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, 2N2O5। ठीक है जी, 2N2O5 जब ये ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा 2N2O4 और साथ बनेगा आपका जी O2। ठीक हो गया जी, ये चीज बनी। अब ये एक आपको इक्वेशन दी गई, अगर हम इसका K लिखें तो क्या लिखते हैं, मसलन अब हम इसका अगर K लिखना चाहें, R लिखना चाहें, तो ये होगा K इंटू N2O5। हालांकि इसकी पावर को रेज होना चाहिए था, इसकी पावर को रेज होना चाहिए था। इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो है मोल्स आपके क्या हो जाते हैं, रेज। अब इसके साथ और कुछ भी नहीं है जिसको हम ऐड करें, सिंपल ही था। तो इसकी पावर क्या है, शुड बी। ठीक है, शुड बी रेट जो है, रेट शुड बी 2। ठीक है, जब रेट इसका जो है वो 2 था
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। रेट शुड बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 2। लेकिन हम क्या देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन में इसके मोल मैटर नहीं करते, ये कंसंट्रेशन पे जो है वो यहाँ पे मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका ऑर्डर क्या रखा हमने, 1 रखा। आप देखें ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि बेसिकली इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इट इज डील विद द कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5। इसकी जो कंसंट्रेशन डील कर रहे हैं वो बेसिकली 1 ही हम ले रहे हैं। तो ये आपने इन चीजों को याद रखना है। ये फिलहाल आपने इसका रट्टा मारना है, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। हालांकि हम इक्वेशन इस तरह बनाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। बेशक आपके यहाँ पे मोल 2 है, लेकिन ये रिएक्शन आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये आपका वो वाला रूल जो अभी आपने डिफाइन किया है उसको फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई, उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल अभी हम पहले लिख भी चुके हैं इसको। आपने क्या किया, ये इक्वेशन ली है, टर्शरी आपने अल्काइल हैलाइड लिया, CH3 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 Br, इसका आपने रिएक्शन किया वाटर के साथ, और जो चीज बनी है भी आपको बताया, CH3 बनेगा, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे जो चीज बनेगी अगेन वो है HBr। ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शन था इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें ये होना चाहिए था रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं, C। अब ये कितने हैं, CH3 3 है, मैं ऐसे लिखने लगा हूं इसको, CCH3। ठीक है, ये 3 थे, और साथ क्या था, Br। ठीक है, एक कंसंट्रेशन ये थी, और दूसरी कंसंट्रेशन किसकी होनी चाहिए थी, वाटर की होनी चाहिए थी। इन दोनों के 1-1 मोल है, ऑर्डर शुड बी 2। ठीक है, ऑर्डर शुड बी 2, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर 2 नहीं है, बिकॉज जो पहला स्टेप था आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये था कि Br पहले अलग होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर जाके आगे रिएक्शन होता है। पीछे मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी क्योंकि एग्जांपल मैंने करवानी थी। तो इसका अब ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस स्लो स्टेप वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल फर्स्ट कंसंट्रेशन ही शामिल होगी, दैट इज CH3। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हम शामिल कर रहे हैं, और Br इसी की कंसंट्रेशन शामिल होगी। वाटर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाटर को एक्सेस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर का एक्सेस में इस्तेमाल करना ये क्या करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 ऑर्डर होता है। ऑर्डर इसका क्या होगा, 1। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं, ये आपका थ्योरेटिकल है जो आप निकालते हैं इस तरह करके। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या प्रूव हुआ, सिर्फ यही रेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 आ रही है। जब 1 आ रही है तो हम ऑर्डर क्या बता रहे हैं, इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो आपके क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अभी आपने 2 रिएक्शन पढ़े हैं, एक आपने टर्शरी का पढ़ा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड का, और उससे पहले आपने पढ़ा डीकंपोजिशन का। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर हैं। अब जो अभी हम देखेंगे वो आपका थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके करने हैं आपने, ऑक्सीडेशन करनी है आपने नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन विद ओजोन, तो ये आपका बनेगा NO2 प्लस O2। ठीक है जी, NO2 प्लस O2, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। और साथ क्या दी गई एग्जांपल, ओजोन। तो जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो उसका जो निकलता है दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों सेकंड ऑर्डर है, तो हम जब K निकालते हैं, इसका R निकालते हैं, तो क्या आता है, R K into NO की concentration multiplied by O3 की concentration. This reaction depends upon the concentration of nitric oxide and as well as the concentration of O3. It is experimental evidence that can explain कि this reaction depends upon both concentration, और इनकी concentration यहाँ पे क्या मोल आ रहे हैं 1-1, इनको ऐड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपका इक्वेशन वाइज भी ऐसे है और एक्सपेरिमेंटल भी यही प्रूव हुआ कि ये आपका क्या होगा, सेकंड ऑर्डर जो है वो रिएक्शन माना जाता है। इसी तरह अगर हम ट्रीट करते हैं, एक और रिएक्शन है, थोड़ा सा ट्रिकी रिएक्शन है। इसमें हमने क्या देखना है कि रिएक्टेंट आपने 8 लिए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब हमने देखा तो वो थर्ड ऑर्डर बना।
ठीक है, उसमें रिएक्टेंट हम 8 ले रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट उसका करते हैं एक्सपेरिमेंटली वो क्या बना, उसका ऑर्डर 3 बना। मसलन एक इक्वेशन दी गई है आपको यहाँ पर FeCl3, ठीक है जी, इक्वेशन दी गई FeCl3 और साथ आपको दिया गया है जी Ki, ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन 4 हो जाएगी Ki, ठीक है जी। इसके साथ अब बैलेंस इसको करना है, ये आपका 2 के साथ है, ये आपका 6 के साथ है, और जब जो चीजें बनेंगी वो क्या है, एक बनेगा 2FeI2 और दूसरे नंबर पे बनेगा आपका 6KCl और साथ आपकी जी तीसरी चीज बनेगी I2, ठीक है जी। ये आपका आ गया। अगर हम इसका रेट निकालते, अगर आप गौर करें, सिंपल इसका जो रेट निकलता है वो क्या था, FeCl3 और उसकी पावर 2, और साथ आप अगर लेते हैं इसके I भी लेते हैं तो साथ उसकी पावर क्या आएगी 6। इसका ऑर्डर शुड बी 2 + 6 शुड बी 8। ऑर्डर इसका क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 8 नहीं आया, बल्कि क्या आया 3। इसका जो है वो रेट हमने जो है वो लिया। अब ये इस तरह क्यों हुआ, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो आपका FeCl3 है, ये आपका 2 स्टेप में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन आपने सबसे पहले लिया FeCl3, फिर आपने लिया 2Ki, ठीक है जी, 2 Ki आपने लिए। जब आप ट्रीट करेंगे एक बनेगा आपका KCl, ठीक है जी, और एक आपका क्या बनेगा Cl नेगेटिव। ये आपका क्या आ गया जी 2, ठीक है जी, 2KCl बना, और साथ आपका क्या बना जी 2KCl के साथ Cl नेगेटिव बना, और यहाँ पे आपने जो देखा वो क्या था, इधर FeI2, ठीक है जी। एक चीज ये बनेगी FeI2 दैट इज इन एक्वस फॉर्म, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से यहाँ पे करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है, इसको नहीं एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है जी। आपका क्या बना FeI2 दैट इज इन एक्वस फॉर्म, ये बन गया। उसके बाद जब आपने फर्दर ये रिएक्शन चलाया तो क्या होगा, जो 2Ki थे और मजीद लिए आपने, और किसके साथ ट्रीट किया, 2Cl नेगेटिव के साथ। ये जो Cl नेगेटिव लिया है, ये 2 लेके आपने रिएक्शन को कंप्लीट करके क्या किया, 2KCl कर दिया, और क्या बनाया आपने I2, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन था। पहले वाला स्टेप आपका स्लो था और दूसरे वाला आपका फास्ट था, ठीक है। तो अब हमने स्लो स्टेप काउंट किया, ये आपका स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप था, ये काउंट नहीं हुआ। स्लो स्टेप में अगर आप निकालते हैं रेट, तो रेट क्या आएगा K, अब आप निकालेंगे FeCl3, इसका आपके पास कंसंट्रेशन 1 है, मोल 1 है, इसी तरह Ki है, तो इसका क्या आएगा 2। अब अगर ऑर्डर निकालते हैं तो दैट इज ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था, 8th ऑर्डर नहीं था, ड्यू टू द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ FeI2, KCl एंड I2। तो इसकी फॉर्मेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक स्लो स्टेप है और दूसरा क्या स्टेप था, फास्ट स्टेप था, जिसकी वजह से हमने इसको क्या किया, दैट इज द आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। ये आपका बन जाएगा। 5th एग्जांपल जो है वो आपने इसको खुद ट्रीट करना है। तो ये आपके ये 6 जो लॉन्ग आपका क्वेश्चन बनता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिनों के अंदर अंदर ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप हो जाएगा, और कोशिश ये है कि कल इस चैप्टर को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डील करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक आता है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।